बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। अच्छा, ये हर लेक्चर से पहले शुरू में मैं ये दो चीज़ें पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि जो तारीफ़ जो भी है ना, तारीफ़ वो इंसान की तारीफ़ नहीं है। इंसान को इससे इंसान हम्बिल रहता है, और इंसान को समझ आती है कि यार ये मेरा कोई कमाल नहीं है, कभी कभी कोई चीज़ अच्छी हो रही है। तो जितनी भी तारीफ़ें हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्शन कोई भी चीज़ कर रहे हो, किसी चीज़ के काबिल हो, तो उसमें आपका ज़ाती कमाल आपको नहीं समझना चाहिए। क्योंकि वो उनकी उसकी वजह से ही हो रहा है ना। तो ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बिल। तो ये आयत हमेशा आपको हम्बिल रखेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कि चाहे दुनिया वाले जितनी भी तारीफ़ करे, लेकिन असल तारीफ़ वो एक्चुअल में आपकी नहीं, आपके क्रिएटर की कर रहे हैं। और दूसरी लाइन जो है वो अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। कि हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा जब भी जिसको इंसान आइडियलाइज करे ना, तो एक इंसान होता है जिसको आप हमेशा अपने लाइफ में आइडियलाइज करते हो, अपने डेली रूटीन में, कि मुझे इस तरह बात करनी है, इस तरह रहना है। तो वो किसको आइडियलाइज करना है? तो दूसरी कोटेशन यही है कि आप अपने हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियलाइज करें। तो इसलिए हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं ये दो चीज़ें ज़रूर बोलता हूँ। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ फाइनल ईयर वालों की पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी। और सर्दियां हैं बहुत ज़्यादा। और खैर, न्यू ईयर भी बड़ा अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, उम्मीद है। और न्यू ईयर के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही होगी। और टू बी ऑनेस्ट, सर्दियों में पढ़ना बहुत मुश्किल है। इवन मुझे लेक्चर देने में बड़ी प्रॉब्लम आई। मैं सोचता था आज कल मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी बस मैंने फैसला किया कि नहीं यार, आज के दिन तो लेक्चर लेना ही है। आखिरी लेक्चर रहता है, कितना डिले हो गया। तो सबसे पहले मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों की एफर्ट्स को, कि इतनी सर्दियों में, ठंड में, और फिर बैठ के पढ़ना डेडिकेशन के साथ। अगर पढ़ रहे हो, ब्रैकेट में, हम उम्मीद है तुम पढ़ रहे हो सारे, तो बड़ी कमाल की बात है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, और मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। बस इस चीज़ को जारी सारी रखें। और अगर एक दिन ज़ाया हो जाए, कभी इंसान है, एक दिन पढ़ाई कम हो गई या एक आधा दिन ज़ाया हो गया, तो फिर टेंशन नहीं लेना चाहिए। यार अरे, मेरा आधा दिन ज़ाया हो गया। होता है इंसान को ना, एक टारगेट होता है कि यार मुझे ट्यूसडे के दिन ये करना है। अब ट्यूसडे के दिन उसने कुछ भी नहीं किया, ठेंगा गया ट्यूसडे का दिन। अब वो टेंशन में उसका वेनसडे का दिन भी, एंगुलेशन सही नहीं होगा मैं था, उसका वेनसडे का दिन भी खराब हो जाता है। ट्यूसडे के चक्कर में वेनसडे का भी खराब होगा टेंशन में। तो भाई, जो खराब हो गया तो खैर है, कोई मसला नहीं है। देयर आर ऑलवेज चीट चीट डेज। तो ये आखिरी का जो 15-20 दिन है ना, तो कोशिश करके प्रेशर कभी भी मत लेना। कुछ टाइम आएगा जिसमें आप बहुत पम्प्ड अप होगे, बहुत प्रेशर होगा दिमाग पे, और इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इन चीज़ों को इजीली हैंडल करना है। बी काम, कूल, एंड अवेल मैक्सिमम टाइम, जितना पढ़ सको आप मैक्सिमम टाइम। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो जाहिर सी बात है, सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा है, सबका कुछ ना कुछ टाइम जाया होता है। इतना तो हर कोई बिल्कुल हर 100% तो नहीं पढ़ सकता। तो बस जितना बेस्ट दे सको, जो टाइम तुम लोगों के पास है। और पास पेपर्स वगैरह करना, लेक्चर्स करना, जो शॉर्टकट तरीके हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करना। और फ्यूचर के बारे में मत सोचना, प्रेजेंट पे फोकस करना। रिजल्ट क्या आएगा, अरे पेपर कैसा आएगा, तो वो फियर ऑफ अननोन पैदा होगा। तो फ्यूचर का मत सोचो, पास्ट का मत सोचो, प्रेजेंट का सोचो कि आज के दिन 3 जनवरी 2024, 4 जनवरी 2024 को मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पोर्सलीन विनियर्स पे आते हैं। मेन मेन बातें करेंगे, ज़्यादा फजूल की चीज़ें नहीं करेंगे। सबसे पहले जो सवाल आ सकता है वो आ सकता है, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और एडवांटेजेस, और क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। ये चार सवाल आ सकते हैं, ये बेसिक सवाल आते हैं। तो इंडिकेशंस बेसिकली, अच्छा पोर्सलीन विनियर कोई बताएगा होता क्या है? कोई अनम्यूट करके बताना अगर चाहे तो। नहीं बताना चाह रहा तो कोई इशू नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। 12 12 बज रहे हैं रात के, तो सबकी हालत खराब होगी। सॉरी, 11 बज रहे हैं, हाँ। कोई बताना चाहता है पोर्सलीन विनियर क्या होता है, कोई फाइनल ईयर का? पीजीज को तो पता होगा, ये तो जाहिर है, मैं फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है।
अच्छा, एक तो क्राउन होता है, सही है, क्राउन तो सबको पता है, क्राउन होता है प्रोस्तो में लगाते हैं। पोर्सिन विनियर सिर्फ ये होता है कि सिर्फ फेशियल सरफेस पे होता है, नंबर वन। क्राउन तो चारों सरफेस को कवर करता है, पोर्सिन विनियर किसको करता है, सिर्फ फेशियल को करता है। क्राउन की थिकनेस मोटी होती है, पोर्सिन विनियर बहुत ज्यादा पतला होता है और सिर्फ फेशियल सरफेस को करता है। इसके इंडिकेशंस क्या है? नंबर वन, डिस्कलर्ड टूथ। अगर दांतों में डिस्कलरेशन है, फ्लोरोसिस है और ब्लीचिंग से सही नहीं हो रहा, तो पोर्सिन विनियर लगा दो। और नॉर्मली जो हॉलीवुड स्माइल का कॉन्सेप्ट है, मुख्तलिफ स्लैब्स लगाती हैं, स्लैब्स लगाते हैं, और हॉलीवुड स्माइल वो बेसिकली इससे ही बना है, पोर्सिन विनियर से, कि पूरा प्रीमोलर टू प्रीमोलर पोर्सिन विनियर लगा, पूरी स्माइल चेंज ओवर हो गई। जो अभी अंबानी अंबानी वालों की शादी हुई थी ना, राधिका मर्चेंट जो थी, तो इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, तो उनके दांतों में भी पोर्सिन विनियर्स लगा हुआ है। और तो बस ये तो इन शॉर्ट कि उनका पुराना किसी ने पिक्चर लगाया था कि ये उसका था, लाइक फ्यू इयर्स बैक उसके दांत ऐसे थे, और अभी वेडिंग में जो दांत इतने माशाल्लाह खिल रहे थे, तो वो पोर्सिन विनियर्स का ही था, हॉलीवुड स्माइल। अब मुझे नहीं पता एआई की पिक्चर थी नहीं, लेकिन वो ट्रू ही, वो क्योंकि कमेंट्स में वो सब सही लग रहा था। तो इन शॉर्ट हॉलीवुड स्माइल का कॉन्सेप्ट है, आपकी स्माइल चेंज ओवर हो जाएगी। नंबर टू, मॉडिफाई द टूथ लेंथ। नंबर थ्री, मॉडिफाई द टूथ शेप। नंबर फोर, मॉडिफाई द टूथ अलाइनमेंट। ये तीनों कंसेक्यूटिव इस तरह याद कर सकते हो। लफ्ज याद करो, मॉडिफाई। लेंथ अगर छोटी है, पोर्सिन विनियर उसको नॉर्मल पे लेके आएगी। लेंथ अगर बड़ी है तो भी नॉर्मल पे ले आएगी। अगर एंगुलेशन, अगर दांत थोड़ा सा पीछे है, लिंग्यू वर्जन है, तो वो वापस सही हो जाएगा। और अगर उसका शेप छोटा है, जैसे पैग लेटरल है या शेप छोटा है, तो वो भी सही हो जाएगा। तो मॉडिफाई शेप, मॉडिफाई लेंथ, मॉडिफाई अलाइनमेंट। आपने सिर्फ मॉडिफाई याद किया, आपके तीन याद हो गए। तो ये चार टोटल आपने याद कर लिए। उसके अलावा आप आरसीटी ट्रीटेड भी कर सकते हो और फ्रैक्चर टूथ भी कर सकते हो। आरसीटी ट्रीटेड में जरूरी नहीं है क्राउन लगाओ, पोर्सलिन वेनेट्स भी लगा सकते हो। अगर 50% इनेमल बचा है तो बीसीक्यू पॉइंट 50% इनेमल का होना लाजमी है। छठे नंबर पे फ्रैक्चर टूथ, बीसीक्यू पॉइंट 50% का इनेमल होना लाजमी है। तो ये छह इंडिकेशंस याद कर लो। अगर ज्यादा याद करने का मूड हो तो डायस्टेमा भी डाल दो या हाइपोकैल्सिफिकेशन डाल दो, लेकिन कोई भी छह याद कर लो, काफी है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ये है कि देखो, पोर्सिन विलियर को बेसिकली जो उसकी बॉन्डिंग होती है ना, वो उसकी बॉन्डिंग होती है इनेमल के साथ होती है। अगर इनेमल ही नहीं है, यानी कि अगर कैविटी ज्यादा ज्यादा कोई लीजन है जो डेंटिन एक्सपोज है, तो फिर पोर्सिन विनियर किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बॉन्डिंग उसकी अच्छी नहीं होगी। नंबर टू, अगर डायस्टेमा बहुत बड़ा है, जैसे हमने समिट के चैप्टर में कॉम्पोजिट में पढ़ा था, कि अगर 2.5 से ज्यादा है तो ऑर्थोडोंटिक्स की जरूरत होती है हमें। सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा। अगर 0.5 से कम है तो कॉम्पोजिट का सिर्फ इनेमल शेड। अगर 0.5 टू 2.5, शायद इतना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो इनेमल डेंटिन दोनों शेड। अगर 2.5 से भी ज्यादा डायस्टेमा है तो फिर ऑर्थोडोंटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पोर्सिन विनियर कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। नंबर थ्री, ब्रूक्सिज्म। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा क्लेंचिंग की आदत है तो पोर्सिन विनियर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है। ब्रिटल का माना क्या, कि यानी कि टूट जाना जल्दी से, थोड़ा सा ठक किया टूट गया। इतना भी नहीं, इतना भी मजाक नहीं चल रहा, बट इन शॉर्ट जल्दी से टूट जाना, ठीक है ना। और उसके अलावा लेबियो वर्जन। एक तो होता है लिंगियो वर्जन, यानी दांत थोड़ा सा लिंगुअली टिल्टेड है। लेबियो वर्जन थोड़ा सा लेबियली टिल्टेड है। लिंगियो वर्जन तो इंडिकेशन है, लेबियो वर्जन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्योंकि दांत पहले ही लेबियली टिल्टेड है। तुम और ऊपर से पोर्सिन विनियर लगाओगे तो क्या और ज्यादा प्रोक्लाइन थोड़ी करना है तुम्हें। तो लिंगियो वर्जन के लिए इंडिकेशन हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है दांतों को तुम्हें आगे लेकर आना है। लेबियो वर्जन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। तो ये चार पांच कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद कर लो, कि एनेमल की कमी है, डायस्टेमा है लेकिन बहुत बड़ा है, और अलाइनमेंट है लेकिन वो लेबियो वर्जन वाली अलाइनमेंट है, क्राउडिंग है लेकिन सीवियर क्राउडिंग है, और ब्रुक्सिज्म है पेशेंट को। बस ये चार पांच याद कर लो। एडवांटेजेस भी कोई चार पांच याद कर लो। नंबर वन, वर्ड याद करो, बेस्ट। ठीक है ना, बेस्ट इन एस्थेटिक्स। इससे अच्छा एस्थेटिक्स किसी का नहीं है। नंबर टू, बेस्ट इन अडेशन। इससे अच्छी बॉन्डिंग किसी की नहीं है, बहुत अच्छे से अडेयर होता है पोर्सिन विनियर, ठीक है ना। और नंबर थ्री, बेस्ट इन एब्रेसिव रेजिस्टेंस। ठीक है ना। एब्रेसिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि वेयर ऑफ नहीं होगा, चिप ऑफ नहीं होगा, चिप ऑफ नहीं होगा। लेकिन नंबर फोर, अपग्रेड ऑपोजिट टूथ। और खुद को कुछ आंच भी नहीं आने देगा, कि भाई मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सामने वाले की बैंड बजा देगा। ये बहुत बड़ा सेल्फिश है पोर्सलिन विनियर। तो खुद तो माशाल्लाह एब्रेशन रेजिस्टेंट है, उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो उसके ऑपोजिट वाला दांत है उसको वो अपग्रेड कर देगा। देख रहे हो ना कमाल। तो ये इसके चार फायदे, ये फायदे ही काउंट हो, ठीक।
सॉरी ये नुकसान में आएगा, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, कॉम्प्लिक सॉरी एडवांटेज, ये बात से रिलेट की है, लेकिन ये आएगा कॉम्प्लिकेशन में आएगा, ठीक है ना। तो तीन बेस्ट हो गए, बेस्ट स्टैटिक्स, बेस्ट एडिशन, बेस्ट इन अब्रेजन रेजिस्टेंट, यानी कि खुद को कुछ भी होने नहीं देगा, ठीक है, चार हो गए। पांचवा याद कर लो कि कंजर्वेटिव टूथ प्रेप, क्योंकि पूरा दांत नहीं काटते, ठीक है। अगर जितना काटते हो तो कितना काटते हो, 0.3, 0.5, 0.7 काटते हो, यानी कि सर्वाइकल थर्ड से 0.3 मिलीमीटर, मिडल थर्ड से 0.5 मिलीमीटर, और इंसाइजल थर्ड से 0.7 मिलीमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। क्राउन में तो 1.5 तक काटते हैं आप, तो बहुत कम है, तो कंजर्वेटिव हो गया, और कॉम्पोजिट से ज़्यादा ताकतवर भी हो गया। तो एडवांटेजेस इसके बहुत हो गए। कॉम्प्लिकेशंस भी अगर इसकी बात करें, तो नंबर वन ये है कि वो ऑपोजिट दांत की मेजरमेंट्स फिर से बताएं। सर्वाइकल थर्ड पे 0.3 मिलीमीटर कट करेंगे, मिडल थर्ड में 0.5, इंसाइडल थर्ड पे 0.7, और अगर बीसीक्यू ओवरऑल आ गया तो 0.5 को टिक कर लेना, अगर ऑप्शन में हो। और ऑप्शन में तीनों हो, 0.3, 0.5, 0.7, तो 0.5 को टिक कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बीसीक्यूज बच्चे भेजते हैं, इतने अजीब बनाने वाले बीसीक्यूज भी, इतने कुछ तो बहुत अच्छे बीसीक्यूज होते हैं, मतलब सॉल्व करने में भी मजा आता है, लेकिन कुछ इतने वाहियात होते हैं कि बताने बनाने वाले कोई ना सर होता है ना पैर होता है, अजीब से ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। खैर अनफॉर्चुनेट बात है। कॉम्प्लिकेशंस, नंबर वन, सामने वाले दांत की बैंड बजा देगा। नंबर टू, बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, डेंटिस्ट ज़रूर चाहता है मेरे पास ऐसे पेशेंट आए। नंबर थ्री, टूट गया तो रिपेयर करना आसान नहीं है। नंबर फोर, ब्रिटल है, हो सकता है कि फ्रैक्चर इजीली हो जाता है, ब्रिटल, ठीक है ना, फ्रैक्चर हो जाता है, वेयर ऑफ नहीं होता, वो पुराना पॉइंट था, वेयर ऑफ नहीं होता, अब्रेजन रेजिस्टेंट है। लेकिन अगर तुमने पोर्सिन विनियर है और तुमने सख्त इक्लियर खा ली सर्दियों में, जो बड़ी इक्लियर तो तुम शौक से खाते हो, लेकिन सर्दियों में आजकल वो बड़ी वो टफ होती है, सॉफ्टनेस होती नहीं, हार्ड होती हैं। अब वो तुमने इक्लियर खा ली, तुमने थस किया, पोर्सिन विनियर तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया। या शादी का खाना खा रहे थे तो बिरयानी के साथ हड्डी भी आ गई, तो खैर वो भी हो गया। तो वैसे ही वेडिंग सीजन चल रहे हैं आज, तो पोर्सिन विनियर जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है और उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। अगर कॉम्पोजिट का फ्रैक्चर हो गया कोई मसला नहीं, दूसरा का ऊपर कॉम्पोजिट लगा लो। पोर्सलिन फ्रैक्चर हो गया तो दोबारा पोर्सलिन लगा दो उसके ऊपर, कोई मिल रहा है मटेरियल, नहीं मिल रहा ना, तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना ये बात, तो कैन नॉट बी इजीली रिपेयर्ड। तो ये हमारे चार सवाल तो हो गए भाई, कौन बताएगा ये चार सवाल? अगर जिसके अंदर इतनी हिम्मत है, 11:07 हो रहे हैं, कौन बताएगा ये इंडिकेशंस? कौन, भले चार चार तीन तीन करके ही बता दो, कोई मसला नहीं है, आगे चलेंगे फिर। चलो पहले कोई भी एक इंडिकेशन बता दे। नहीं, कोई भी नहीं। अ, सर अगर जो है ना, टीथ में डायस्टीमा है या रोटेटेड टीथ है, निगोवेटेड टीथ है, अगर वो स्टेन टीथ है, तो उनमें जो है ना ये सारे के सारे में इंडिकेशन आती है। और सर आपने बताया था कि ना अलाइनमेंट अगर आपको ठीक करनी हो उसकी टीथ की, और जो है, अब भूल रहा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तीन चार तो बता ही दिए। अलाइनमेंट मॉडिफाई, अलाइनमेंट मॉडिफाई शेप, मॉडिफाई लेंथ, और आरसीटी ट्रीटेड हो, फ्रैक्चर हो। हॉलीवुड स्माइल। हॉलीवुड स्माइल यानी एस्थेटिक्स हो, हाँ। अच्छा, हॉलीवुड स्माइल ना लिख के मत आइएगा पेपर में ना, वो एस्थेटिक्स लिख के आइएगा। बेस्ट इन एस्थेटिक्स, अगर एस्थेटिक्स की जरूरत हो, या डिसकलर्ड टूथ हो, या पेशेंट को हाई एस्थेटिक्स चाहिए हो। ठीक है जी। अब आते हैं हम मॉकअप पे। मॉकअप क्या होता है? अब बेसिकली अगर दांत, फॉर एग्जांपल डायस्टेमा है, या दांत का फ्रैक्चर है, और तुम्हें पोर्सिन विनियर लगाना है, दांत का फ्रैक्चर है, यानी कि दांत कंप्लीट नहीं है, आधा है। तो अब तुम दो काम करोगे, दो किस्म के मॉकअप हैं। एक इंट्रा ओरल मॉकअप, दूसरा एक्स्ट्रा ओरल, उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक वैक्सअप। दो बातें याद रखें, एक है इंट्रा ओरल को मॉकअप कहते हैं, एक्स्ट्रा ओरल को डायग्नोस्टिक वैक्सअप कहते हैं। इंट्रा ओरल मॉकअप में क्या होता है, ना तुम मैच करोगे, ना तुम बॉन्ड लगाओगे,
तुम डायरेक्ट कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कर लोगे जैसे नॉर्मली होती है, एक ही शेड कोई भी इस्तेमाल कर लो कॉम्पोजिट, ठीक है। अब तुमने ओरिजिनल लेंथ पे दांत को लेकर आ गए, लेकिन तुमने एच बॉन्ड नहीं किया। या दूसरा ऑप्शन ये है कि तुमने, ये तो हो गया इंट्राओरल मॉकअप ना। दूसरा ये है कि दांत टूटा हुआ है आधा, तुमने क्या किया, इंट्राओरल मॉकअप नहीं किया ना, तुमने कहा भाई छोड़ो, कौन कॉम्पोजिट आया करेगा। तुमने इंप्रेशन लिया, मॉडल पोर किया, मॉडल बनाया, 15-20 मिनट में मॉडल तैयार हो गया पेशेंट का। अब उस मॉडल पे तुमने वैक्स के थ्रू, वैक्स, वाइट वैक्स, एक होती है रेड वैक्स, एक होती है वाइट, तुमने वाइट वैक्स के थ्रू उसको तुमने रेस्टोर किया मॉडल पे दांत को। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ओरल डायग्नोस्टिक वैक्सअप। और अगर तुम डायरेक्ट मुंह में करते बगैर एच और बॉन्ड को, उसको कहते हैं इंट्रा ओरल मॉकअप। और बाहर तुमने इंप्रेशन लेके मॉडल पे किया वाइट वाली वैक्स से, रेस्टोर कर दिया दांत को, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ओरल डायग्नोस्टिक वैक्सअप। अब तुम दोनों में से कोई एक काम करोगे, दोनों नहीं करोगे, कोई एक करोगे। अब तुमने जो भी किया ना, ठीक है, जो भी किया, अब तुम बोलोगे फायदा क्या है। फायदा नंबर वन, तुम पेशेंट को बता सको कि भाई तुम्हारी पोर्सलिन विनियर के बाद इस तरह की अलाइनमेंट होगी, इस तरह की स्माइल होगी, थोड़ा बहुत ये होगा, आइडिया उसको दे दोगे, पेशेंट को ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट का आइडिया मिल जाएगा। तो पेशेंट तुम्हें बता सकता है कि नहीं यार, थोड़ा इधर कर लो अलाइनमेंट, थोड़ा इधर कर दो, थोड़ा ये कर लो, ठीक है ना, एक बात। नंबर टू, तुम्हें एक पट्टी का स्टेंट बनाना है। क्या बनाना है, एक पट्टी का स्टेंट बनाना है। तुम क्या करोगे, हार्ट पट्टी तुमने उठाई, जो क्लास 4 रेस्टोरेशन के लिए जो करते हैं ना, एक चमचे से पट्टी उठाते, हार्ट पट्टी, उसमें तुमने वॉश वाला वो लाइट बॉड वो मिक्स किया, सॉरी कैटलिस्ट मिक्स किया, और तुमने ग्लव्स के बगैर ना उससे एक मोल्ड बनाया, सांचा मोल्ड बनाया। मोल्ड को तुमने, अगर इंट्राओरल मॉकअप है तो तुमने इधर रख दिया इंट्राओरल मॉकअप पे, अगर डायग्नोस्टिक वैक्सअप है तो तुमने उसके मॉडल के ऊपर रख दिया। और इस तरह रखना है कि वो फेशियल भी कवर करे, लिंगुअल भी कवर करे, सब कवर करे। जैसे क्लास 4 की रेस्टोरेशन में फेशियली कवर नहीं करता था, क्योंकि तुम्हें सिर्फ उसमें पैलेटल लेयर बनानी थी, लेकिन इसमें तुम्हें सब कवर करना है। अब तुम्हारे पास ये सिलिकॉन 3-4 मिनट में सेट हो जाएगा, और तुमने वो मॉडल, वो सिलिकॉन का जो है ना वो था गाइड, वो बाहर निकाल दिया। अब उसके अंदर ना दांत का सांचा आ चुका है पूरा। कौन से दांत का सांचा आया है, टूटे हुए दांत का नहीं आया, इंट्राओरल मॉकअप वाले दांत का सांचा आया है, या फिर डायग्नोस्टिक वैक्सअप वाले दांत का सांचा अंदर आ रिकॉर्ड हो गया है। टूटे हुए दांत का नहीं है, ठीक है ना, कंप्लीट दांत का आ गया है, क्योंकि तुमने या तो इंट्राओरल मॉकअप के बाद लिया या तो डायग्नोस्टिक वैक्सअप के बाद लिया, कोई भी एक तरीका किया। अब इसके दो काम है। नंबर वन, प्रोविजनल रेस्टोरेशन में हेल्प करेगा ये। तुम क्या करोगे, इसकी जो वेनियर की जब प्रिपरेशन कर लोगे, खाली जगह बन जाएगी। ये जो सांचा हमारे पास है ये तो कंप्लीट है। इसमें फिर तुम क्या करोगे, बिस एक्राइलिक पोर करोगे, और इसके दांत में रखोगे और निकालोगे, तो एक्राइलिक का जो है मटेरियल वो पूरा दांत में चिपक जाएगा। तो इट हेल्प्स इन गिविंग प्रोविजनल रेस्टोरेशन इन राइट अलाइनमेंट। और नंबर टू, ये मेजरमेंट्स में भी काम आता है। ये थोड़ा सा टिपिकल तरीका है, ये मैं ना समझा पाऊँ अभी। उसमें तुम क्या करते हो, तुम्हें जब तुम कटिंग करते हो ना क्राउन की या विनियर की, तो तुम्हें आइडिया होता है कि कितना कर रहे हो। अब 0.3 मिलीमीटर, तो तुम एग्जैक्ट 0.3 मिलीमीटर, 0.5 ज्यादा भी जा सकते हो, कम भी जा सकते हो। तो पता कैसे चले, पता यूं तो चलेगा कि जो तुमने सांचा बनाया है, सांचे को तुम क्या करते हो, दांत पे रख के ना उसको आधे से काट देते हो। ये थोड़ा सा टिपिकल है बताना वर्बली, मेरे पास ये चीजें नहीं पड़ी हुई, मैं ना डेमो करके दिखा देता मैं। उसको क्या करोगे, अगर तुमने सेंट्रल इंसाइजर पे सांचा रखा है ना, सिलिकॉन का ना, सेंट्रल इंसाइजर में तुम्हें प्रिपेयर करना है, विनियर प्रिपरेशन करनी है, तुमने उसके ऊपर रखा और उसको मिड थर्ड से काट दिया, सांचे को, सिलिकॉन इंडेक्स को उसके ब्लेड से काट दिया। तो मतलब आधा काट दिया, ऐसे काट दिया, तो अब दांत के आधे को उसने कवर किया है और आधा तुमने काट दिया। तो जो तो आधे को कवर किया है ना, वो खुद ही बताएगा कि उसकी मेजरमेंट कितनी हुई है। अब वो आप जब कोई वीडियो देखोगे ना तभी पता चलेगा, मैं देखता हूँ अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो हो ना, मैं शेयर कर लूंगा। तो इन शॉर्ट इसके दो काम होते हैं, इस एक ही सांचे के दो काम होते हैं, प्रोविजनल रेस्टोरेशन भी देना, वो विनियर प्रिपरेशन के बाद,
और नंबर टू, मेजर में कटिंग में हेल्प करना, ताकि पता चले कि कितनी सही कटिंग हुई है नहीं हुई। वो ड्यूरिंग मेजरमेंट आप बार बार रखोगे। आपने पहले आधा टुकड़ा कर दिया। अच्छा, तो फिर उस हिसाब से ना दो मॉडल बनाने हैं आपको, क्योंकि वो तो आधा काट देते हो आप, जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो ना, उसको आपको दांत के सेंटर से मिड लाइन से काटना पड़ता है। ताकि चेक कैसे करोगे प्रोब से, तो मिड लाइन से काटना पड़ता है आपको, उस दांत जिस दांत पे काम करे उसके मिड लाइन से काटना पड़ता है। तो प्रोविजनल के लिए काटना नहीं पड़ता, वो तो पूरा हो पूरा पूरा डलेगा ना अंदर। तो फिर इस तरह के तुम्हें दो बनाने पड़ेंगे अगर तुम्हें दोनों की इंडिकेशंस के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो ये है। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई समझने में, थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ में आ गया? कोई बता दे अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया, या कोई रिपीट करना चाह रहा है। सो तो नहीं कह सारे। कोई रिपीट करना चाह रहा है? ठीक। अच्छा जी। अब ये इतना खैर इंपॉर्टेंट तो नहीं था, ये कॉन्सेप्ट के लिए था, कुछ वाइवा में कभी किसी ने पूछ लिया या ऐसी कोई बात आ गई तो पता होना चाहिए। अब आते हैं मल्टीपल विनियर्स पे ना। समझ में आ गया, नाइस यार। मल्टीपल विनियर्स पे आते हैं। अब नॉर्मली फैशन ये है कि कैनाइन टू कैनाइन विनियर्स लगाना। सर इतना क्लियर नहीं हुआ मॉकअप। थोड़ा आप वर्बली बोल के बता सकती हैं, वन टू वन डिस्कशन कर सकती हैं। सर मतलब समझ आप म्यूट है। जी जी बोले। सर मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि मॉकअप किस तरह से हम यूज करेंगे और उसके एडवांटेजेस क्या होंगे इन केस ऑफ वेन्यू। ठीक है, मॉकअप आप अपने आप को अनम्यूट ही रखें, अनम्यूट ही रखें, अनम्यूट ही रखें। अच्छा, मॉकअप ना, एक तो मॉकअप कहते हैं इंट्रा ओरल मॉकअप को। उसमें क्या होता है, आपने एच नहीं किया दांत को, दांत टूटा हुआ है, फ्रैक्चर दांत है आपका, क्लास 4 की कैविटी है, लीजन है, या पूरा आधा दांत टूटा हुआ है। एच नहीं किया, बॉन्ड नहीं किया, डायरेक्ट कॉम्पोजिट लगा दिया और दांत को असली की तरह बना दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, पेशेंट को आप बताओगे कि यार जब तुम्हारा पोर्सिन विनियर लगेगा तो तुम्हारे दांत की अलाइनमेंट इस तरह होगी। तो वो एग्री डिसएग्री कर सकता है, वो कहता है नहीं थोड़ा सा बड़ा करो, थोड़ा सा छोटा करो, थोड़ा सा ऐसे करो। तो ये उसके हाथ में है, उसको ऑप्शन मिल गया गाइड करने का। नंबर टू, नंबर टू ये है कि हम सिलिकॉन गाइड बनाएंगे। वो आप फ्रैक्चर दांत पे तो नहीं बनाओगे ना सिलिकॉन गाइड के, आधा टूटा हुआ दांत है उस पे थोड़ी सिलिकॉन पट्टी बनाओगे। वो तो आपको जाहिर है पहले तो मॉकअप करना पड़ेगा, फिर ही सांचा बनेगा। अगर आप पट्टी सिलिकॉन का कॉन्सेप्ट समझ गए, वो बेसिकली सांचा है यानी मोल्ड है। और मोल्ड कंप्लीट चीज का बनाया जाता है, इनकम्प्लीट का तो नहीं बनाया जाता। तो आपने एक झूठी कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन की वक्ती तौर पे, एक सांचा बना दिया और फिर उस कॉम्पोजिट को निकाल दिया आपने, ठक करके निकाल दिया, फ्लिक ऑफ कर दिया। अब वही आपके पास फ्रैक्चर दांत पड़ा हुआ है। लेकिन आपका जो सांचा है ना, वो आपको हेल्प करेगा प्रोविजनल रेस्टोरेशन देने में। और कटिंग के दौरान हेल्प करेगा, कटिंग के दौरान हेल्प करेगा। उसमें हम क्या करते हैं, सांचे को दांत के बीच में रख के आधा टुकड़ा कर देते हैं। अब वो समझाना आसान नहीं है, वो मुझे नहीं लगता किसी को अभी बात समझ में आई होगी। तो उसके अलावा प्रोविजनल रेस्टोरेशन में क्या करते हो कि जब आपने विनियर की प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी विनियर की प्रिपरेशन, फिर उस सांचे के अंदर आप क्या करोगे, कोई भी टेम्पररी मटेरियल डालोगे और वो दांत के अंदर रखोगे 3 मिनट तक। सेट हो जाएगा, सांचा बाहर निकाल दोगे, मटेरियल अंदर का अंदर ही रह जाएगा। ये एज अ मोल्ड काम करेगा। मटेरियल डाला, दांत में रखा, 3 मिनट के लिए छोड़ दिया, मटेरियल सेट हो गया, सांचा निकाल दिया, मटेरियल दांत में ही आ जाएगा, फिट हो जाएगा, क्योंकि वो दांत में सेट हो गया। तो इट हेल्प्स बाय पुटिंग द मटेरियल इनटू टूथ एट एग्जैक्ट पोजीशन। तो सांचे का तो काम ही ये होता है। तो ये तीन फायदे हो गए इंट्राओरल मॉकअप के। अच्छा, मल्टीपल विनियर्स, विनियर्स जब भी लगाओ तो कभी भी कैनाइन टू कैनाइन नहीं लगाना। ये पहले भी मैंने मिसाल दी थी कि एक बीवी विनियर्स करवा के आई और कैनाइन टू कैनाइन आके घर गई, और थोड़ा सा बार बार हंस रही थी। तो शौहर ने बोला खैरियत तो है, तुम हंस रही हो तुम? तो वो नाराज हो गई, इसने कहा आपने नोट नहीं किया। कह रहे क्या नोट? कह रहा आपने नोट नहीं किया। तो क्या नोट करा भाई?
तो मैं तो कुछ भी नोट नहीं करा, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा आपने, मैंने दांतों पे इतना खर्चा किया है, पोर्सलिन विनियर्स लगाया, आपने तो देखे भी नहीं, कमेंट भी नहीं किया। तो जब शौहर ने दांतों पे गौर से देखा तो कहा अरे ये क्या है, प्री मोलर इतने पीछे के दांत इतने गंदे लग रहे हैं यार। तो इतना तो तो उससे क्या होता है, जब आप सिर्फ कैनाइन टू कैनाइन करते हो और पीछे के नहीं करते, तो उससे क्या होता है, एक, क्योंकि एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट की ट्रांजिशन है, कैनाइन और प्रीमोलर वाली ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन में सिमिलरिटी होनी चाहिए, सेम चीज़ होनी चाहिए, सेम दांत होने चाहिए, सेम शेड होना चाहिए। तो अगर कैनाइन तक है और उसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट में ट्रांजिशन बिल्कुल चेंज हो रही है, तो पूरा पोस्टीरियर डार्कनेस नजर आएगी, तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो रूल क्या है, रूल ये है, या तो सिर्फ 4 सेंट्रल इंसाइजर्स को विनियर करो, कैनाइन को नहीं करो, कैनाइन को नहीं करो, क्योंकि वो ट्रांजिशन खराब नहीं लगेगी। और या फिर अगर कैनाइन को करने हैं तो फिर फर्स्ट प्रीमोलर को भी ऐड करो, ये रूल है। और ये रूल हमने उसमें भी पढ़ा था, चैप्टर 3 चैप्टर 4 में ही पढ़ा था हमने। अच्छा, अब आते हैं हम फेलियर पे, आते हैं कि किस किस्म के फेलियर होते हैं हमारे पास पोर्सिन विनियर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेलियर वाली। जो नंबर 1 फेलियर है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर 3 किस्म का होता है। एक होता है स्टैटिक, यानी कि फ्रैक्चर हो गया लेकिन पोर्सिन विनियर फ्रैक्चर हो गया लेकिन जो टूटा हुआ हिस्सा है वो अभी भी पोर्सिन विनियर से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट है वो अभी भी पोर्सिन विनियर से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं स्टैटिक, यानी रुका हुआ फ्रैक्चर। दूसरा है कोहेसिव फ्रैक्चर। कोहेसिव फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि पोर्सिन विनियर का कुछ टुकड़ा टूट के बाहर आ गया। कोहेसिव फ्रैक्चर यानी कि पोर्सिन विनियर ही पोर्सिन, फ्रैक्चर बिटवीन टू लाइक पार्टिकल्स, तो पोर्सिन विनियर से ही अलग हो गया है, तो उसको कोहेसिव फ्रैक्चर कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अडेसिव फ्रैक्चर। अडेसिव फ्रैक्चर में क्या होता है, पूरा विनियर दांत से ही अलग हो गया है, टू अनलाइक पार्टिकल्स के बीच में गैप आ गया, तो दांत और पोर्सिन विनियर अलग अलग है, तो पूरा पोर्सिन विनियर ही बाहर आ गया, इसको कहते हैं एडेसिव फ्रैक्चर। तो 3 किस्म के फ्रैक्चर हो गए, कोहेसिव, स्टैटिक और अडेसिव। तो जो अडेसिव फ्रैक्चर है वो भी 2 किस्म का होता है। उसमें आपको देखना पड़ता है कि विनियर बाहर आ गया दांत से, अब आपको देखना पड़ेगा जो ल्यूटिंग सीमेंट है वो कहाँ पे लगा हुआ है, वो विनियर के बैक साइड पे लगा हुआ है या दांत पे लगा हुआ है, वो दांत पे लगा हुआ है या विनियर पे लगा हुआ है। अगर वो दांत पे लगा हुआ है, अगर वो ल्यूटिंग सीमेंट दांत पे लगा हुआ है, विनियर पे नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि गलती कहाँ हुई थी, गलती हुई थी विनियर की प्रिपरेशन में। यानी कि आपने सही से एच नहीं किया था हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, आपने सही से साइलेनाइजेशन नहीं की थी। 2 काम करते हैं हम विनियर को चिपकाने के लिए, एक एचिंग करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से और एक साइलेनाइजेशन करते हैं। ये 2 काम करते हैं, ये याद रखें, 2 काम करते हैं हम जब विनियर को दांत से चिपकाते हैं ना। तो विनियर का जो बैक साइड है उस पर भी हम एचिंग करते हैं, उस पर भी सैलिनाइजेशन करते हैं। नॉर्मली आप लोग क्राउन को तो ल्यूट कर देते हो, क्राउन के बैक सरफेस पे तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन विनियर का जो जो चिपकने वाला हिस्सा है उस पर आप एच भी करोगे, उस पर आप एच किससे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, और साइलिनाइजेशन साइलिन एजेंट भी लगाओगे। लेकिन इन दोनों में से अगर एक काम आपने सही नहीं किया तो क्या होगा, विनियर बाहर आ जाएगा, ल्यूटिंग सीमेंट दांत से चिपका हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि विनियर की प्रिपरेशन से मुराद है उसको तैयार सही से नहीं किया। उसके बाद अगर ल्यूटिंग सीमेंट दांत पे नहीं लगा हुआ, विनियर के पिछले हिस्से पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपने विनियर को सही एच किया था, सही साइलेन किया था, तभी तो ल्यूटिंग एजेंट लगा हुआ है, विनियर से ही, विनियर पे चिपका हुआ है। अब मसला गड़बड़, दांत को सही से प्रिपेयर नहीं किया, दांत की सही से एचिंग नहीं की, दांत पे सही से बॉन्ड नहीं लगाया, सबस्ट्रेट इतना अच्छा नहीं है, या इनेमल कम है, डेंटिन ज्यादा है, या फिर सही से तुमने लगाया नहीं, तो अब दांत का इश्यू है। अगर सीमेंट विनियर पे आ गया तो दांत का इश्यू है, अगर विनियर सीमेंट दांत पे चिपका हुआ है तो विनियर की प्रिपरेशन का इश्यू है। और दूसरे वाले को कहते हैं डी बॉन्डिंग। डी बॉन्डिंग का मतलब है कि जब विनियर से ल्यूटिंग सीमेंट चिपका हुआ हो उसको डी बॉन्डिंग कहते हैं, कि विनियर और ल्यूटिंग सीमेंट पूरा बाहर आ जाए, इसको डी डी बॉन्डिंग कहते हैं, यानी कि सही से बॉन्डिंग नहीं हुई, यानी सबस्ट्रेट में इशू है, सबस्ट्रेट में इशू है। तो ये BCQ आ सकता है। डी बॉन्डिंग का मतलब है
कि ल्यूटिंग सीमेंट इज अटैच टू द इनसाइड सरफेस ऑफ विनियर, नॉट ऑन टूथ। टूथ पे है तो उसको डी बॉन्डिंग नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ अडेसिव फ्रैक्चर तो कह सकते हैं, लेकिन लफ्ज डी बॉन्डिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग? ये जो हो गया हमारे पास, फ्रैक्चर हो गया, को अडेसिव फ्रैक्चर की बात करते हैं हम। अडेसिव फ्रैक्चर, अडेसिव फ्रैक्चर में अगर डी बॉन्डिंग हो गई है तो हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर वन, विनियर को हाथ में उठाया और विनियर के जो इंटेग्लियो सरफेस पे ल्यूटिंग सीमेंट लगा हुआ है उसको फिनिशिंग बर्ड से साफ किया। क्या किया? फिनिशिंग बर्ड से उसको आपने साफ कर दिया। और नंबर टू आपने क्या किया? उसको आपने एच किया। किससे एच किया? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच। 9.5% हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, बीसीक्यू पॉइंट है। 9.5% हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच किया। कितने टाइम तक? 20 to 90 सेकेंड्स तक एच किया। या दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास, एपीएफ, 1.23% एपीएफ से एच किया और फॉर 10 मिनट्स। ये दो ऑप्शन है, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर 20 to 90 सेकेंड्स, 9.5%। अल्टरनेटिव ऑप्शन 1.23% एपीएफ फॉर 10 मिनट्स। एच करने के बाद वॉश किया, ड्राई किया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने बॉन्ड एजेंट नहीं लगाया। क्या लगाया? साइलिन कपलिंग एजेंट लगाया। मैंने कहा था ना, विनियर को साइलिन लगाते हैं। साइलिनाइजेशन की और फिर आपने क्या किया? सेल्फ एडिसिव ल्यूटिंग सीमेंट दोबारा से लगा के उसको अटैच बाउंड कर दिया। ये तरीका होता है। एक हो गया कोहेसिव फ्रैक्चर। अगर कोहेसिव फ्रैक्चर है यानी कि थोड़ा सा फ्रेगमेंट टूट के आया, तो आप क्या करोगे? आप जो पोर्सिन को दोबारा से एच करोगे, किससे? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, और दोबारा से सैलिनाइजेशन करोगे और फिर उसके ऊपर कॉम्पोजिट लगाओगे। पोर्सिन विनियर कहाँ से आया? जाहिर है फिर उसके ऊपर कॉम्पोजिट लगा सकते हो, बॉन्डिंग कर सकते हो। तो इतना अच्छा रिपेयर तो नहीं होगा, लेकिन एक जुगाड़ी रिपेयर तो कर सकते हो आप कोहेसिव फ्रैक्चर को। और अडेसिव यानी डी बॉन्डिंग हो चुका है तो उसको जैसे मैंने बताया वैसे दोबारा लगा लो। तीसरा जो उसका नुकसान होता है, कॉम्प्लिकेशन है, वो है मार्जिनल स्टेनिंग। तो आपको देखनी है स्टेनिंग का लेवल क्या है। अगर सुपरफिशियल स्टेनिंग है तो क्या करना है आपको? स्टेप नंबर वन, एक उसको माउथ गार्ड बना के देना है। एक छोटा सा ब्लीचिंग ट्रे बना के देना जिसमें वो इन होम ब्लीचिंग लगाएगा, जेल कार्बोनाइट परऑक्साइड, और वो उस पे रखेगा दांत पे, खुद ही इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अगर सही नहीं हुआ तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फिर आखिर में आप क्या करोगे? 2 से 6 हफ्ते के बाद एच करके मार्जिन्स को, और उस पर आप बॉन्ड लगा के और सील करके उसको क्योर कर लोगे। सुपरफिशियल स्टेन्स तो रिमूव हो गए हैं। लेकिन अगर स्टेन्स थोड़े से डीप है तो आप क्या करोगे? बर से रिमूव करोगे और उस पर थोड़ा सा फ्लोएबल कॉम्पोजिट लगा के उसको क्योर कर लोगे। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही डीप स्टेन्स हैं, यानी कि विनियर के पूरा अंदर तक स्टेनिंग जा रही है, तो उसका मतलब है हो सकता है कैरीज हो, तो आपको विनियर रिमूव करने पड़ेंगे। ये तीन हैं स्टेनिंग के ना, सुपरफिशियल, मॉडरेट और डीप। तो अगर डीपली अंदर चली गई है विनियर के ना, तो फिर आपको पोर्सिन विनियर रिमूव करने पड़ेंगे। सुपरफिशियल में ब्लीचिंग नाइट, वो जो ब्लीचिंग ट्रे से काम चल जाता है। और मॉडरेट में आपने बर्ड से रिमूव करके फ्लोएबल कॉम्पोजिट लगा दिया। कोई सवाल है? अच्छा, पोर्सिन विनियर में आप मार्जिन क्या रखते हो? अगर आप अपर के दांतों में पोर्सिन विनियर लगा रहे हो तो मार्जिन हमेशा सब जिंजाइवल होनी चाहिए, यानी सल्कस के अंदर। क्यों? क्योंकि एस्थेटिक रीजंस की वजह से। अगर आप सुप्रा जिंजाइवल रखोगे तो आपकी मार्जिन, जैसे ही पेशेंट हंसेगा उसकी मार्जिन नजर आएगी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मार्जिन दिखाई नहीं देनी चाहिए। मार्जिन यानी इंटरफेस, तो वो इनसाइड इंट्रा सर्कुलर मार्जिन होनी चाहिए, इंट्रा सर्कुलर मार्जिन। लेकिन अगर आप लोअर के दांतों में पोर्सिन विनियर लगा रहे हो तो फिर मार्जिन सुप्राजिंजाइवल होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर अबव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेशेंट हंसेगा तो उसका वैसे भी लोअर लिप्स ने कवर किया हुआ है, वो मार्जिन दिखाई नहीं देगी। लोअर के दांतों में मार्जिन दिखाई नहीं देगी। अपर के दांतों, अगर हंसते हैं तो अपर के दांतों में दिखाई देती है, लोअर में दिखाई नहीं देती। और नंबर टू, सल्कस बहुत छोटा होता है लोअर वाले दांतों का, तो उसमें रिट्रैक्शन कॉर्ड डालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब भी सब जिंजाइवल मार्जिन होना तो इम्प्रेशन से पहले हमेशा एक धागा डालना पड़ता है, उसको रिट्रैक्शन कॉर्ड कहते हैं। उसको रिट्रैक्शन कॉर्ड कहते हैं, फिर इम्प्रेशन लेना होता है। लेकिन लोअर में रिट्रैक्शन कॉर्ड डालना मुश्किल होता है, लिहाजा मार्जिन हमेशा ऊपर होनी चाहिए, और अपर में मार्जिन हमेशा अंदर होनी चाहिए सल्कस के। तो ये कुछ बीसीक्यू के पॉइंट है जो आपको याद करने चाहिए, आपको पता होने चाहिए।
और प्रोविजनल रेस्टोरेशन बेसिकली किस तरह होती है? प्रोविजनल रेस्टोरेशन में क्या होता है कि आपने ना सिर्फ इंसाइजल थर्ड को एच करना होता है, पूरे दांत को एच नहीं करना। मतलब मैंने विनियर की प्रिपरेशन कर ली, अब मैं बोलता हूँ उनको, पेशेंट को, यार हफ्ते के बाद विनियर लगेंगे। ओके, तो अरे हफ्ते के बाद? अब 3 हफ्ते में मैं क्या करूँगी? यूनिवर्सिटी कैसे जाऊँगी, कैसे जाऊँगा? मुझे टेम्परेरी लगा के दो। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल आपको लगा के देंगे, हम कॉम्पोजिट से लगा के देंगे। तो अब कॉम्पोजिट में हम क्या करेंगे? सिर्फ इंसाइजल थ्रेड को एच करेंगे, मिडल और सर्वाइकल को नहीं करेंगे। बॉन्ड कंप्लीट लगाएंगे और फिर पूरा कॉम्पोजिट हम लगा के क्योर कर देंगे। अब सिर्फ इंसाइजल थ्रेड को क्यों एच किया? क्योंकि कॉम्पोजिट को बाद में निकालना है, हफ्ते के बाद इजीली निकल जाएगा। वो किस तरह निकालते हो? बर चलाओगे इंसाइजल थ्रेड पे, बगैर पानी के बर चलाओगे, इंसाइजल थ्रेड का कॉम्पोजिट रिमूव कर दिया, और जैसे ही मिडल थर्ड तक पहुंचे तो फिर स्पून एक्सकेवेटर से उसको ऐसे फ्लिक ऑफ करोगे, वो ऐसे जम खा के निकल आएगा। क्यों? क्योंकि आपने मिडल और सर्वाइकल थर्ड में एचिंग नहीं की थी, एजेंट नहीं लगाया था, सिर्फ इंसाइजल थर्ड में लगाया था। तो इंसाइजल थर्ड को बर्ड से मूव करना जरूरी है, लेकिन बगैर पानी के। अगर एक दो दांत हो तो, अगर मल्टीपल दांत हो, 6 के 6 दांत हो, तो आप डायरेक्ट उससे लगा सकते हो। ट्रेस है, सिलिकॉन ट्रेस है, जो सिलिकॉन ट्रेस है कॉम्पोजिट, डायरेक्ट आप दांतों में लगा सकते हो। उसमें भी यही तरीका है, सिर्फ इंसाइजल थ्रेड को एच करना है और बॉन्ड सबको करना है, लेकिन सेल्फ एचड बॉन्ड इस्तेमाल